अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक टू क्रिकेट अनप्लग्ड। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सयाल भाई और रोटी वाला भाई, जो हमारे इनको क्या नाम देना चाहिए वैसे मैं सोच रहा हूँ। चलें शो के बाद डिसाइड करके अगले शो में इनका भी नाम रखेंगे कि ये चीफ जस्टिस हैं या फिर ये कुछ और हैं, तो ये कल अगले शो में आपको बताएंगे। So तो that आज जी हम makes you बात कर Shehbaz Sharif, right? अगर ये बनना चाहें तो ये नहीं बनेंगे, नहीं मुझे नहीं पता नहीं, है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप अपना तो बताएं पहले। नहीं, मैं तो बस आम सा एक एंकर हूँ, जैसे कोई होता है, ले आते हैं फिर चला जाता है, वो ऐसा कुछ सीन है। अच्छा जी, हम बात करने वाले हैं, कराची किंग्स को एक और हार मिली है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की डोमिनेशन जारी है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में। मैच में क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कराची हारा, इस्लामाबाद ने कहाँ पे अच्छा किया, वो सब बात करेंगे। और फिर कराची की एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम, क्योंकि ये आखिरी होम गेम उनकी होने वाली है, एंड दैट इज ऑन मंडे, क्योंकि ये मंडे आप शो देखोगे तो आज मतलब कराची के बैक टू बैक मैचेस हैं, एंड दैट इज अगेंस्ट पेशावर जल्मी, जिन्होंने पिछले ही मैच में शानदार कमबैक किया और वो भी अब पॉइंट्स टेबल के ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं। तो दोनों टीम्स के लिए, पेशावर जल्मी के लिए भी और कराची किंग्स के लिए भी, ये गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे टूर्नामेंट किस तरफ जा रहा है वो भी आइडिया हो जाएगा, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आप लोग बताएं कैसा क्या चल रहा है? रोटी वाला भाई तो मजे में है। हाँ नहीं, हम तो जीते हैं आज, तो 4 इन अ रो हो गया। तो अब खुशी भी है, लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि हम वो, एक होता है कि पीक टू सोन तो नहीं हो गया, लेकिन ओवरऑल ऑन द डे तो हम कांट आस्क। और अभी तक कोई क्लोज मैच भी नहीं हुआ इस्लामाबाद का, तो देखते हैं। होपफुली दिस इज नॉट एज गुड एज इट गेट्स, और इधर से और अभी भी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, कई चीज़ें हैं अभी भी। वी कैन टॉक अबाउट इट इन डिटेल, लेकिन बॉलिंग में, फील्डिंग में स्पेशली कुछ चीज़ें हैं जो इंप्रूव हो सकती हैं। तो साल भाई, आप आपकी तरफ आ जाए, बताएं। आनो, आपने उतना ज्यादा मैच नहीं देखा है, लेकिन आ, वो वर जिस तरह से हार हुई है कराची की, वाज दैट एक्सपेक्टेड फॉर यू, या फिर मतलब आपको लगता था कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा देंगे? हालांकि हमने शो कल किया था, उसके ऊपर हमने ब्रीफली बात की थी। इज दैट अ शॉक फॉर यू कि जिस तरह से बिल्कुल वन साइडेड एक बार फिर कराची, हालांकि पहले बैटिंग आ गई थी, हार गई? Yes, Islamabad was favorites always. They are a better team on paper and on the field as well. But जिस तरह कराची आज dominate हुआ है, that was a bit of shock for me. और हमने तो इस पे बहुत बार बात भी की है कि Warner has been a complete no-show. Okay, Seifert has been a complete disaster, to say the least. तो जब आपके चार में से दो इंटरनेशनल प्लेयर्स शो अप ही नहीं होंगे, और फिर दूसरे भी प्लेयर्स जो हैं वो कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, हम उस पर डिटेल में भी बात कर सकते हैं। तो सो या देन द राइटिंग इज ऑन द वॉल, राइट? इवन दो कराची हैज वन टू गेम्स एंड दे हैव लॉस्ट टू नाउ, लेकिन आई स्टिल फील के देर ऑलवेज रिलाई ऑन इंडिविजुअल गाइज वर्सेस अ टीम कलेक्टिव एफर्ट। और जब तक इनके इंटरनेशनल प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, कराची इज गोइंग नोवेयर। कराची इजंट गोइंग नोवेयर। रोटी वाला भाई, आपकी तरफ आते हैं जरा। एक तो पिच जो बनाई गई थी, अगर उसको देखा जाए तो पिच, एक तो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन सॉइल मुझे देखने को सुनने को मिला। जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया तो मैं सोच रहा था पता नहीं आज सर के ऊपर से बोले जाने वाली हैं, एक्स्ट्रा पेस होगा, एक्स्ट्रा बाउंस होगा। वो हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला, बल्कि ये टू पेस पिच थी और बाउंस भी अनइवन था इसके ऊपर। तो वो पिच के ऊपर आई डोंट थिंक डेविड वार्नर वाज हैप्पी टू प्ले ऑन दैट पिच एज वेल, आफ्टरवर्ड जो उन्होंने पोस्ट मैच में कहा। तो एक संडे की गेम के लिए कराची में, जहां पे क्राउड भी कम आ रहा है, हाउ वुड यू रेट दैट पिच टू स्टार्ट ऑफ विद? हाँ नहीं, काफ़ी इतनी पुअर सी पिच थी, मतलब कोई इतनी अच्छी पिच नहीं थी। मुझे तो एक तरह से ये लग रहा था शायद कराची ने जान के ऐसी पिच पे खिलाया, कि क्योंकि वो पिंडी से खेलता हुआ आ रहा था इस्लामाबाद, तो वो दे वर यूज्ड टू बेल्टर्स, और थोड़ी इससे तो बेहतरी पिचेस पे यूज्ड टू मे बी। लेकिन वो तो कराची को खुद भी कोई नहीं था। और दूसरा, अगर ये ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी आई थी, तो वो बात भी जो हम पहले कर चुके हैं कि मिट्टी जहाँ मर्जी से आ जाए, आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अगर ना सपोर्ट करें तो आप पिच फिर भी वो बाउंसी और वो नहीं बनती, तो इस तरह की फिर हाफ बेक्ड पिचेस ही बनती हैं। तो ये बिल्कुल नहीं, वाजंट अ गुड T20 पिच। आई थिंक अगर अगर फुल बेल्टर नहीं भी बनानी तो कम से कम 150 160 पावर स्कोर वाली पिच होनी चाहिए। तो ये वो शायद वो भी नहीं थी। ये शायद 140, अगर 140 कर लेता कराची किसी तरह 150 कर लेता, तो ये वो मैच बन जाता। ये तो मैं एक्चुअली आइडियल पिच जो होती है वो 170 180 उस तरह की होती है, या फिर मतलब ऑन एवरेज इतनी तो पिच होनी चाहिए T20 में, कि अब क्राउड आ रहा है, जिस तरह आपने कहा कि कराची का पहले नहीं क्राउड आ रहा, तो ऐसे आप पिचेस बनाएंगे तो फिर तो शायद
जितने लोग थे वो भी शायद ना आए, फिर आपको सिर्फ वो सलमान इकबाल और उनके कुछ जो दोस्त हैं सुपरस्टार्स वही बैठे नजर आए, जो और कोई ना बैठे, और कोई ना नजर आए। अच्छा साल भाई, आपकी तरफ मैं आता हूँ। एक टीम साइफर्ट साहब हैं दुनिया में पाए जाते हैं, तो वो जब न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे होते हैं और आगे पाकिस्तानी बॉलर्स होते हैं, तो ऐसा लग रहा होता है कि ये टीम साइफर्ट नहीं है, ये कोई सर विवियन रिचर्ड्स की सेकंड कमी आ गई हुई है और वो ग्राउंड के बाहर ही बॉल को जो है वो मारे जा रहे हैं। लेकिन वही टीम साइफर्ट या पाकिस्तान सुपर लीग में आके कराची किंग्स को स्पेशली रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हमें एक डिफरेंट टीम साइफर्ट नजर आते हैं। उनसे सर्कल पार नहीं हो रहा होता, कोई मोमेंटम उनकी इनिंग्स में नजर नहीं आ रहा होता, वो जो पावर हिटिंग जो शाहीन हारिस वगैरह को करके आ चुके होते हैं वो यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन ये टीम साइफर्ट, हालांकि पहले मैच में he had a very crucial role to play जो कराची जीता था अगेंस्ट मुल्तान, लेकिन लास्ट टू गेम्स स्पेशली एक तो था ना बंदा जल्दी आउट हो जाता मारते हुए, ये जल्दी आउट भी नहीं हो रहे, इनसे बाउंड्रीज फिर भी नहीं आ रही हैं और रोटेट भी नहीं कर पा रहे। तो इज दैट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, क्योंकि डेविड वार्नर जैसे आपने पहले कहा कि वो तो इट डिडंट इवन शो अप टू द टूर्नामेंट सो फार, तो वो जो रिस्पांसिबिलिटी फिर दूसरे ओपनर के ऊपर है जो इन फॉर्म है, जो पहले पाकिस्तान सुपर लीग खेल के जा चुका हुआ है। तो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर कराची किंग्स के टीम साइफर्ट ऊपर से अच्छे स्टार्ट दे, और वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है, इज इट कंडीशंस या कुछ और वजह आपको नजर आती है? यार, टीम एनवायरनमेंट, टीम आइडेंटिटी, टीम कल्चर, गेम प्लानिंग, ये 4-5 जो है ना चीज़ें, ये बहुत मैटर करती हैं। जब वो न्यूजीलैंड में खेलते हैं ना, तो न्यूजीलैंड इज़ वेरी अश्योर्ड हाउ दे वांट टू प्ले। दे वांट टू प्ले मॉडर्न T20 क्रिकेट, ओके। और वहाँ पे उनको नहीं कोई कहता कि आपको लंबा खेलना है और फिर आपको जो है वो एंकर करना है, या वो उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स दे दी है कि यू आर सपोज टू डोमिनेट, यू गो डोमिनेट एंड सी व्हाट हैपेंस, ठीक है ना। अब वो जब कराची के लिए खेल रहे हैं तो हो सकता है उनको भी वो गेम प्लान दिया हो कि यू नीड टू ब्लास्ट अवे, बट देन इट्स उनको मौका ही नहीं मिल रहा कि वो अपनी गेम को जो है वो जंप स्टार्ट कर सके, क्योंकि डेविड वार्नर डजंट सर्वाइव एन ओवर और सो, राइट? ही इज गेटिंग आउट लिटरली इन द फर्स्ट ओवर प्रीटी मच एवरी गेम, राइट? सो मसला ये है कि दैट्स वाई हमने इस पे बात भी की और मैंने प्रायर वीडियोस में भी कहा था कि डेविड वार्नर नीड्स टू अंडरस्टैंड ही इज द प्राइज विकेट इन कराची किंग्स, ओके? If you're expecting guys like Khoshdil Shah, Irfan Khan Niazi, and all those guys that are, you know, coming later on the other, they're going to win you this tournament, then you are living in a fantasy world, okay? David Warner and James Vince will have to do the job, okay? James Vince has done it to some degree. David Warner has been a no-show. सो साइफर्ट को मैं थोड़ा सा फिर भी मार्जिन दे दूंगा, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला है कि अपनी इनिंग्स को टेक ऑफ करवाने का, एंड देन ही इज बीन टोल्ड टू एंकर द इनिंग्स नाउ व्हेन यू हैव अ कपल ऑफ विकेट्स डाउन। आज जेम्स विंस और आई थिंक वार्नर आउट हो गए थे, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, तो फिर व्हाट डज ही डू? ही कैन नॉट गो एंड प्ले एन एडम गिलक्रिस्ट रोल एट द टाइम. He needs to understand that he needs to take the game deep, and that's not his basically his strength, right? So if you, I always say, you will find results if you put these people in the right position to succeed, okay? Once people are put in the right position, then you can ask the questions why you're not performing. Even though I'm not giving Seifert any pass, but David Warner is the main culprit. He's making Seifert get away from his game. नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैंने जो नोट किया ना आज, एक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नए बॉल के साथ बहुत शानदार बॉलिंग की, पिच में हेल्प थी एज यूजुअल जो कि कराची में हमें देखने को मिला सो फार, लेकिन नसीम शाह ने जो डिलीवरी की है ना डेविड वार्नर को, वो जैसे आप स्पेस में कह रहे थे वो जिंदगी भर याद रखने वाला है। दैट वाज लाइक लिटरली अनप्लेबल डिलीवरी। कोई भी दुनिया का और लेफ्ट हैंडर होता तो मोर ऑफ्टन देन नॉट उसके डंडे उड़ने ही वाले थे। दैट वाज लाइक वन हैक ऑफ अ डिलीवरी टू डेविड वार्नर। अर्ली ऑन पड़ गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पा सकते थे। ही हैड नो क्लू अबाउट दैट डिलीवरी, हाउ टू प्ले दैट वन। फिर जेसन होल्डर ने जिस तरह से जेम्स विंस को आउट किया, वो भी थोड़ा सा रंग खेल गए। वो फुलर लेंथ थी और वो ऑन खेल गए, लेकिन वो आउटस्विंग हल्की सी हो गई थी बॉल, लेकिन ही डिडंट लुक कंफर्टेबल एट ऑल। जेम्स विंस जो आज खेले थे ना, ही वाज, मुझे ऐसा फील हुआ साल भाई, कई बार होता है ऐसे, क्योंकि पिच में अब ये पिच रिपोर्ट दी थी ऑब्वियसली, मैच से पहले लोग देखते भी हैं, उसमें क्रैक्स बड़े बड़े थे। जैसे साउथ अफ्रीकन पिचेस के ऊपर या ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर टेस्ट मैच में होता है ना, डे 3, 4, 5 के ऊपर क्रैक्स ज्यादा खुल जाते हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन सोइल है, तो पता नहीं ये हमारी एनवायरनमेंट के साथ, मिट्टी के साथ वो जुड़ पा रहा है या नहीं, तो उसमें क्रैक्स थोड़े बड़े थे। जब बड़े क्रैक्स होते हैं ना, तो कई बार एज ए बैटर आपके जहन में एक डर बैठ जाता है कि क्रैक्स के ऊपर लग के बॉल पता नहीं क्या करेगी, पता नहीं मेरी छाती पे आके लगेगी, मेरे हेलमेट पे आके लगेगी, कहां पे लगेगी। ये होता है, एक नेचुरल एक चीज है। दैट्स व्हाट आई फेल्ट विद जेम्स विंस टुडे। मुझे ऐसा लगा शायद ना हो,
क्योंकि ही वाज स्टेइंग लेग साइड ऑफ द बॉल। वो रहते हैं थोड़े लेग साइड ऑफ द बॉल रह के ही वो नॉर्मली खेलते हैं, ऑफ साइड के ऊपर उनकी स्ट्रोक बड़ी अच्छी होती है, इज मोर ऑफ एन ऑफ साइड प्लेयर। बट टुडे ही वाज लाइक showing his stumps all the time. He wasn't even covering the line. इवन जेसन होल्डर की बॉल यार अगर एक्स्ट्रा बाउंस हो भी गई तो कितनी को आपको लग जानी है, उसकी तो पेस ही इतनी है, यू कैन इजीली adjust to his pace अगर वो एक्स्ट्रा बाउंस हो भी जाता है। But I felt he was a bit worried about the cracks on the pitch and hence he was staying about a bit leg side of the ball। और वो जिस बॉल के ऊपर आउट भी है वो तो लिटरली एक्स्ट्रा कवर के थ्रू कवर ड्राइव लगती थी, हाफ वाली थी, लेकिन बिकॉज ही हैड दैट फियर इन हिज माइंड, व्हाट आई रेड, आई कुड बी रॉन्ग, इसलिए वो बॉल के ऊपर आए नहीं, उनके पांव ही नहीं चले, वो ऑन खेल गए उधर से खड़े खड़े। तो ये इम्पैक्ट उनके ऊपर हुआ। अब रोटी वाला भाई आप मुझे बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट वाज। जी जी आ जाए प्लीज। सॉरी, आई वांट टू मेक अ क्विक पॉइंट। मैंने मैच तो देखा नहीं, लेकिन जिस तरह आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, आई थिंक दैट एग्जैक्टली टाइज बैक टू व्हाट आई जस्ट सेड अबाउट डेविड वार्नर। एक लीडर होता है ना आपका, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि पिच में जितने भी क्रैक्स हैं, टेक दैट आउट ऑफ द इक्वेशन बिकॉज बोथ टीम्स हैव टू बैट ऑन दैट। ओके, जब आपको एक नेगेटिव माइंडसेट दिया जाता है ना लॉकर रूम से कि मैन द पिच लुक्स लाइक अ माइन फील्ड टुडे एंड देयर आर लॉट ऑफ डीमंस इन द पिच, जस्ट बी केयरफुल, प्ले योर गेम, डोंट गेट आउट। नेगेटिव, अभी मैंने जो बात की साइफर्ट वाली, और अभी मुझे तो नहीं पता था, ये तो हम रियल टाइम में बात करें, आपने ये पॉइंट आउट किया कि डेविड वार्नर ने बाद में कंप्लेन भी की है पिच के बारे में, राइट? ठीक है ना? So by him complaining and the way you're describing James Wynn's knock, I guarantee you that after the toss or before the game started, the narrative in the dressing room would have been by coaches Warner etc. that this pitch is not conducive for T20 batting. That's what I call negative mindset. Okay, जो great leaders, जो born leaders होते हैं ना, they are like no excuse. We're professionals. Both teams have to play on it. This is what we've been dealt with. As a professional, you go out and perform, you adapt. When you adapt, you're fine. So by you telling me all of that, that tells me that again ties back to David Warner. I'm going to put everything on his, blame on his feet because he's the guy that's making this train go. And if Warner is not right, then the team is not going to be right. वेरी वेल सर साल भाई। अच्छा रेडी वाला भाई आपकी तरफ आते जरा इस्लामाबाद की भी तारीफें कर लें। आप कहेंगे कि जीते हम हैं और बात कराची के ऊपर आप लोग कर रहे हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज नसीम शाह विद द न्यू बॉल एंड जेसन होल्डर एज वेल। जेसन होल्डर की जिस तरह की फॉर्म लगी है विद द बॉल विद द बैट, इज योर एमवीपी में भी, और शायद लीग का भी एमवीपी वही चल रहे होंगे अभी तक। तो कितने इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, जबकि उनके कुछ ओवरसीज प्लेयर्स आरवीडी वो मैथ्यू शॉट वगैरह भी अभी चले गए हैं, नहीं खेल रहे हैं। तो उनके ना होने की सूरत में जितने इंपॉर्टेंट आपकी बॉलिंग रोल प्ले कर रही है, फिर इमाद और शदाब के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो हाउ इंपॉर्टेंट वाज देयर बॉलिंग इन द पावर प्ले एंड दोज विकेट्स दैट दे टुक अर्ली ऑन। म्यूट पे हाँ, हर मैच में हम देख रहे हैं कि वो जो है आते ही जो है वो विकेट्स ले रहे हैं या उनको कंस्ट्रेन कर रहे हैं, रन्स ड्राई अप कर रहे हैं, वो हर मैच में हो रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी है। वो और वो कहते हैं वो जो ये T20 का ये आई थिंक ये जो सबसे जो मॉडर्न मैनेजमेंट टीम्स हैं जो पे चलती हैं, वो देखते हैं कि पावर प्ले कौन जीता, यानी कि पावर प्ले किसने ज़्यादा रन्स किए, और तो वो इस्लामाबाद हर पावर प्ले जीत रही है। तो इसलिए वो हर मैच में ऑलरेडी उनको एडवांटेज मिल रहा है कि वो अच्छे खासे रन्स, मतलब स्कोर भी ज़्यादा कर रहे हैं पावर प्ले में, और फरहान की वजह से जो हम बाद में बात करेंगे। और ये इधर से विकेट्स भी निकाल रहे हैं, नसीम शाह निकाल रहे हैं, मेरेडिथ ने जो दो गेम्स खेली उसने शायद एक मैच में लाहौर वाले मैच में उसने भी विकेट्स निकाली हैं। तो और नसीम का जो पहला ओवर है वो तो बिल्कुल ऑन द मनी होता है, बिल्कुल लेंथ उसने पकड़ी होती है। और होल्डर भी आई थिंक उसके बाद वाले ओवर्स एक उसमें कई बार एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन जो पहले 2-3 ओवर हैं वो भी नहीं कोई रिलीफ नहीं देता, तो कोई आउट नहीं होता इनके पास। तो यू 100% राइट, आई एग्री कि ये बिल्कुल बहुत क्रूशल, और ये पावर प्ले जीतने में इसको और गेम जीतने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। अच्छा, अब उन्होंने 40 रन बना लिए थे पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद मिडिल ओवर्स जब आए और उन्होंने एक लेफ्ट हैंडर रखे थे, एक्स्ट्रा लेफ्ट हैंडर आज मे बी टू टैकल इमाद वसीम एंड शदाब खान, जो कि 7 वेग थे, इमर्जिंग प्लेयर हैं। और डेविड वार्नर ने एट द टास्क सेड कि हम लेफ्ट हैंडर लेके आ रहे हैं टीम में, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, लेफ्ट हैंडर वाली दी। वो आए, उन्होंने 20 रन बनाए कुछ 17-18 बॉलों के ऊपर, थोड़े स्लो थे लेकिन थोड़ा सा वो मोमेंटम उनको मिला, बाउंड्रीज हिट उन्होंने करना शुरू की थी। बट आफ्टर दैट द होल वर्ल्ड नोज, ये मैं तीसरी बार ये दोहराने वाला हूँ शो में, द होल वर्ल्ड नोज के
खुशदिल शाह इज नॉट अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग, ठीक है। वो है लेफ्ट हैंडर, मुझे पता है लेफ्ट हैंडर आउट हुए थे, तो टेक्निकली आप लेफ्ट हैंडर को वहां पे भेजोगे, पर वो लेफ्ट हैंडर खुशदिल शाह नहीं हो सकते हैं। हैदर अजहर knows that, the whole Pakistan knows that, even the rest of the world knows that as well now, because खुशदिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, और जो एक्सपोज हुए थे खुशदिल शाह वो लिटरली हुए स्पिन बॉलिंग के ऊपर थे। तो जब आपके पास मोहम्मद नबी थे इन द मिडिल ऑर्डर, तो जब साद बेग आउट हुए, तो मोहम्मद नबी जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे, वो बेसिकली उन्होंने 2 आउट किए, वो जिस तरह से उन्होंने गेम फिनिश भी की, एक्सपीरियंस्ड हैं, स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान तो अपनी सारी क्रिकेट खेलती ही स्पिन फ्रेंडली पिचेस के ऊपर है। तो जब सैफर्ड खड़ा हुआ था, तो डोंट यू गाइस थिंक कि वहां पे नबी को आना चाहिए था, और इरफान नियाजी जिनका ना तीतर है ना बटेर है, पता नहीं है वो फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलने वाले हैं या स्पिन को अच्छा खेलने वाले हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनका गेम है क्या, ना उनको खुद पता है मेरे ख्याल में, ना हमें पता है अभी तक। तो वाज दैट राइट टू होल्ड नबी बैक फॉर दैट लेट, और इन लोगों को एक्सपोज किया इमाद और शादाब के सामने, क्योंकि बाय द वे शादाब बॉल्ड रियली वेल टुडे, जिसके ऊपर बात करेंगे। तो साल भाई, डू यू थिंक they could have sent Mohammad Nabi up the order to tackle Imad Wasim and Shadab Khan, who actually like squeezed them in the middle over, and they took wickets as well? एक टर्म हमारे जो सिस्टम में पता नहीं 25-30 साल से तो मैं सुन रहा हूँ, विनिंग कॉम्बिनेशन। वी हैव टू गो विद द विनिंग कॉम्बिनेशन, ओके। एंड बाय विनिंग कॉम्बिनेशन आई जस्ट डोंट मीन 11 प्लेयर्स, ओके। किसी ने अगर प्रायर मैच में रन्स कर दिए हैं, तो हम फिर सारे मैचअप्स को इग्नोर कर देते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस है, उसको ऊपर भेज दो, उसको भाई पूरी डाल दो हर चीज के अंदर, ठीक है ना। अब खुशदिल ने पहले मैच में 235 की चेज आर्किटेक्ट कर ली विंस के साथ, ठीक है ना। ये किसी ने नहीं देखा कि उसने अटैक किन बॉलर्स पे किया था और सिचुएशन क्या थी, पिच क्या है। जिस तरह अभी आपने कहा कि हर एक इंटरनेशनल प्लेयर या डोमेस्टिक प्लेयर की एक बुक होती है, बुक से मुराद कि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस का सबको पता होता है। एवरीवन एंड देयर मदर्स नो कि खुशदिल कैन नॉट बाय अ रन अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन बॉलिंग, ओके, वी ऑल नो दैट, ओके। तो जिस तरह आपने राइटली पॉइंट आउट किया अभी भी और पहले भी हम स्पेस में बात कर रहे थे कि ऑन स्पॉट ऑब्जर्वेशन कि इवन खुशदिल स्कोर्ड 100 इन द लास्ट गेम, बट दिस इज नॉट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि Seifert needed to be put in the right position to succeed. Was Khushdil put in the right position to succeed today? No, I don't think so. Like you correctly mentioned. तो ये चीजें, अब आपने कहा कि हैदर अजहर को पता है, पूरी पाकिस्तान को पता है। मेरा सवाल यही है, क्या वाकई उनको पता है? आगे बढ़ जाए। जी रोटी वाला भाई, आपकी तरफ आते हैं। बताएं कि इमाद तो अच्छी बॉलिंग करते हुए आ ही रहे हैं, उनके ऊपर तो ऐसी ये बात करना कि जैसे सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। इज ए क्वालिटी T20 बॉलर, और वो उसी तरह की ही बॉलिंग कर रहे हैं। उनको बाउंड्री मारना इवन फॉर लेफ्ट हैंडर इज अजाब बना हुआ है। तो लेकिन शादाब की बॉलिंग कितनी अच्छी थी। आई सो शादाब बॉलिंग एक्यूरेटली आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। कोई उन्होंने बुरी बॉलिंग नहीं की। जो मुझे एक मसला होता है कि वो नॉर्मली बचने के लिए बॉल करते हैं, आउट करने के लिए नहीं करते, लेकिन आज वो आउट करने के लिए ही बॉल कर रहे थे। उनकी ज्यादातर डिलीवरीज आज विद इन द स्टंप्स पिच कर रही थी और विद इन द स्टंप्स ही फिनिश कर रही थी, एंड दैट वाज रियली गुड टू सी फॉर मी एज ए पाकिस्तान टीम फैन एज वेल, क्योंकि वी नीड शादाब इन पाकिस्तान टीम। ही एक्चुअली गिव्स अस दैट बैलेंस अगर वो अपनी बॉलिंग अच्छी करते हैं तो कितनी अच्छी बॉलिंग आपको आज शादाब की लगी, और एज ए पेयर मिडिल ओवर्स में वो कितना क्रूशियल रोल प्ले किया इमाद और शादाब ने? नहीं, आई एग्री। वो क्योंकि उनकी आप पहले फिगर्स देख लें तो अच्छे थे फिगर्स, लेकिन आज उनकी आप परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो वो किसी ओवर में उनकी ना फुल टॉस हुई ना लॉन्ग ऑफ हुई। तो अब ये रिजल्ट यही है कि उनके कॉन्फिडेंस बन रहा है, एंड द कराची पिच आल्सो सूट्स हिम। ये स्लोअर पिचेस आएंगी, आज की पिच भी उनको ज़्यादा सूट कर रही थी। आज उन्हें 2 फ्लिपर भी मारे हैं शायद, कोई स्पेस में भी बात करा था। आई इवन नोटिस्ड वन ऑफ द फ्लिपर्स, मैंने नोट किया था कि जो इरफान था, आई थिंक दैट वाज अ फ्लिपर, आई थिंक। तो वो बड़ी मतलब नॉर्मली तो वो शादाब मतलब पिच ही सही कर ले तो हम आजकल जो 2-3 साल से हम खुश होते हैं। तो अब तो वो यानी कि इज फीलिंग कंफर्टेबल इनफ कि वो एक तो टीम अच्छा कर रही है, ही इज कैप्टन, तो दैट अफेक्ट्स हिज परफॉर्मेंस टू। और फिर वो इफ दे फीड ऑफ ईच अदर, कैप्टन डज वेल, टीम डज वेल, और टीम डज वेल तो कैप्टन आल्सो फील्स गुड अबाउट हिमसेल्फ। तो वो नजर आ रहा है। तो कम से कम PSL कॉन्टेक्स्ट में तो आई थिंक दिस इज गुड, और मे बी पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में भी इन द लॉन्ग टर्म if he continues on this vein तो फॉर्म तो बहुत अच्छी बात होगी। तो 100%
जी, और जो हाँ, जो दूसरी बात कर रहे थे आप, ये माद और ये तो चोक कर लेते हैं बीच में आके। ऊपर से हमने बात की नसीम और मेरेडिथ और ड्रॉशियस ने भी आज 1-2 ओवर ठीक कर लिए हैं, और होल्डर, और फिर नीचे से माद, तो आपके फिर पीछे बचता क्या, ये 4-5 बॉलर तो यही हो जाते हैं। तो यार बॉलिंग इस्लामाबाद की एक्चुअली ओवर परफॉर्म कर रही है जो आपका लेवल है, क्योंकि वो एज अ, वो कहते हैं ना कि ये सैल भाई को पता होगा, स्पोर्ट्स में होता है कि जो जो सम ऑफ द पार्ट्स जो हैं वो एक्चुअल टीम के लेवल से अबव कर रही है, दैट इज गुड मैनेजमेंट, गुड लीडरशिप, गुड कोचिंग। जो भी उनके प्लान्स हैं, देर मेकिंग द बेस्ट, और देर कॉम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग, एंड इट्स वर्किंग सो फार। तो देखते हैं आगे आगे चलता रहे तो इट्स गुड, वरना देयर विल बी चैलेंजेस, बट सो फार सो गुड। नहीं, Hamad bhai, you नहीं nailed it, yaar. They're bringing the best out of these players. Karachi, teams like Karachi, Multan, they're putting these people to fail or not succeed, whereas Islamabad is bringing the best out of these players. Very well said. नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप जरा एक फाइनल पॉइंट में जरा मैं खुद ही चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, देन विल मूव ऑन टू इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग। वो पॉइंट ये था कि जैसे नसीम शाह बाद में जब बॉलिंग करने के लिए आए ना, आखिरी ओवर था शायद उनका, उसमें अब्बास अफरीदी से उन्होंने छक्के खाए हैं। अब साल भाई, एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई रेड टुडे, एंड वकार यूनुस ने भी बिल्कुल वही पॉइंट रेज किया जब वो कमेंट्री कर रहे थे, कि ये जो पिच थी ना आज की, ये ऐसी पिच थी कि आप इनटू द पिच बॉल करो, क्योंकि अनइवन बाउंस है, और फिर अपने कटर्स को यूज करो। अगर स्लो बॉल बाउंसर हो गया, इनटू द पिच शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करो, उसके ऊपर बचत आपकी थी। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड द पिचेस, योकर्स जो थे ना, वो हर पिच के लिए नहीं होते हैं। योकर आप तब मारते हो जब पिच इतनी फ्लैट हो कि जिसके ऊपर बल्ले के ऊपर स्लाइड ऑन कर रही हो बॉल, और आप लेंथ बॉल या शॉर्ट ऑफ लेंथ के ऊपर आपको छक्के लग रहे हो ना, देन आप कहते हो कि हाँ, आज योकर ही एक ऐसा हथियार है जिससे मैं बच सकता हूँ। लेकिन देयर सर्टेन पिचेस कि जहां पे आपको योकर मारने की जरूरत नहीं होती है। जब आप यॉर्कर के लिए जाते हो, एक तो मुंह में बॉल गिर जाती है, या फिर लो फुल टॉस भी होती है, जो कि हुई इनकी, और अब्बास अफरीदी ने इनको छक्के मारे। दैट्स वेयर आई फील आवर प्लेयर्स नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू रीड द पिच। जब आप उसके ऊपर 18 ओवर कर चुके हो, आपकी टीम, आपने भी पहले उसके ऊपर बॉलिंग की है, then you as a bowler need to be smart enough, and you as a leader you need to be smart enough to send a message to bowler, look, we don't need to go yokers, we can still bowl length or just short of length and mix up the pace. I think that's where our players still need to, और ये हमें पाकिस्तान टीम में भी जब ये खेलते हैं तो वहां भी यही प्रॉब्लम फिर नजर आती है कि कंडीशंस जो डिमांड कर रही होती हैं वैसी ये बॉलिंग कई बार नहीं करते और पिटाई खा लेते हैं। दैट्स वन। वकार यूनुस जो कि आजकल बड़ा इंप्रेस कर रहे हैं अपनी टेक्स के साथ इन कमेंट्री, ही एक्चुअली स्पॉटेड इट स्ट्रेट अवे एंड ही सेड व्हाई आर यू इवन लुकिंग टू बॉल अ बाउंसर ऑन बॉल योकर्स ऑन दिस पिच, देयर इज इनफ इन द पिच, देयर इज इनफ डेविएशन, इट्स लाइक अनइवन बाउंस, बॉल फंस के भी आ रही है, कोई निकल रही है, जस्ट बॉल बैक ऑफ लेंथ एंड ही वोंट इवन टच यू। तो ये आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट पॉइंट कि आवर बॉलर्स नीड टू लर्न कि कंडीशंस क्या डिमांड कर रही हैं, और उस कंडीशन में बॉल आपको कैसी करनी है। अच्छा, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड एक छोटा सा टोटल ने चेज करना था, और जैसे हम वो ग्रुप चैट में भी बात उस टाइम पे कर रहे थे कि स्टार्ट वाज इंपॉर्टेंट, और वो स्टार्ट उनको साहिबजादा फरहान ने प्रोवाइड किया थ्रू कराची किंग्स रबिश बॉलिंग इन द पावर प्ले। एब्सोल्युटली गार्बेज बॉलिंग की कराची किंग्स ने वाइल डिफेंडिंग मीडियोकर टोटल, और वो स्टार्ट फ्राहम उनको हो गया। 129-130 का जो टोटल होता है उसमें आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो कि पावर प्ले में आपको 10 रन का ओवर, 15 रन का ओवर लग जाए। उसमें होता है कि आपकी परफेक्ट बॉलिंग एफर्ट होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन ऑन पॉइंट होनी चाहिए ऑन एवरी डिलीवरी, कैन नॉट अफोर्ड टू डू इवन वन बैड बॉल इन होल 20 ओवर्स। तो इन्होंने पावर प्ले में ही अल्लाह के फजल से हसन अली साहब ने आके ना उनके पूरे मुंह खुलवाए, और उन्होंने फिर वो 18 बॉलों के ऊपर 30 कुछ रन वो बना के उन्होंने सारा मोमेंटम बना दिया। हालांकि आजम ओपन की थी, आजम बिल्कुल भी उतने कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे अर्ली ऑन। तो हाउ इंपॉर्टेंट वाज दैट फॉर कराची किंग्स? मुझे लग रहा था ये ट्रिकी हो सकता है चेज, मैं तो पहले भी कह रहा था कॉलिन मनरो को आउट करो और आप चैलेंज कर सकते हो इस पिच के ऊपर इस इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को इवन ऑन 130, लेकिन वो फ्रीबीज दी उन्होंने, मार खाई, और साहिबजादा फरहान ने वो 30 रन थे, लेकिन फॉर द अगर गेम के सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो दोज वर फॉर मी वाज लाइक 50 ऑफ 25 बॉल्स, दैट्स हाउ गुड दोज 30 यार्ड रन्स वर अगर गेम सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए। तो रोडी वाला बताएं आप कि कितना
किस तरह से बैटिंग आपको लगी ओवरऑल? मैंने नोट किया वो मैंने बताया। हाउ वाज द बैटिंग एफर्ट बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड ओवरऑल? हाँ नहीं, वाज गुड वो। और वो साहिबजादा का आपने जो बात की, वो जो दूसरा ओवर था जिसमें हसन अली को उसने शायद उसे लेंथ तो ठीक करा रहा था हसन अली, लेकिन पहली जो उसने शायद ऑफ पे थोड़ा सा ऑफ रेडार हुआ है तो उसने ऑफ पे लगा दी, मिड ऑफ पे लगा दी। फिर तो उसने ओवर कॉम्पनसेट किया दोनों, फिर उसने 2 गुड लेंथ कराई लेग पे, और वो दोनों 3 चौके जो उधर लगे ना दूसरे ओवर में, फिर उधर से मैच जो था 19 ऑफ 2 हो गया था, और आपका ऑलरेडी 129 चेस कर रहे थे, तो कोई कुछ बचा नहीं था। दूसरा आजम को उन्होंने भेजा था क्योंकि वो गॉस का तो अभी तक आंद्रे गॉस तो अभी तक वो फेलियर ही है 3 मैचेस में, तो उनको वो नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने नवाज को डाला, एक स्पिन को उन्होंने ऑप्शन डाली, और मतलब बैटिंग ऑप्शन डाली, ऑलराउंडर की ऑप्शन डाली, और आजम को ऊपर भेज दिया। और आजम ने एक बाद में भी एक बात की थी कि उसने ओपन नहीं किया अभी तक, और ये जो पोस्ट मैच जो उनके जो स्टूडियो शो होता है उसमें आजम आया था इसके एरन के साथ और जैनब के साथ, तो यही कह रहा था कि हालांकि मैंने ज़्यादा बैटिंग नहीं की, लेकिन जो हम बात करते हैं स्पेस में कई दफ़ा के प्लेयर को बिल्कुल लिमिटेड नहीं होना चाहिए, जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो हर पोजीशन में, तो उसने अच्छी बात की। मैं एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता कि मैं ओपन कर नहीं मुझे ओपनर नहीं हूँ, ये नहीं हो, तो उसने कहा नहीं, मैंने फुल कोशिश की, मैंने हसन से बात की थी, मैंने खेलना, तो ही ट्राइड। आजम वाजंट दैट स्पेशल, लेकिन उसने कम से कम अपना रोल अदा कर दिया। उसमें आपको रना बॉल चाहिए था, उसने 31 आउट ऑफ 30 दे दिया, 30 दे दिया, और आपका बेस बन गई। फिर मैच तो ये जब तक कि 2 आउट भी हो गए थे, 2 आउट भी हो गए थे, उसके बाद सब फरहान गया, मनरो गया, लेकिन आजम रहा है, मान लो 80-90 रन हो गए थे, तो मैच खत्म था। तो या उधर तो मैच कुछ हुआ ही नहीं। हसन अली ने थोड़ा सा जान डाली थी थोड़ी देर के लिए, बाकी तो इट वाजंट रियली मच ऑफ मतलब मच ऑफ अ गेम आफ्टर दैट। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, ये साल भाई एक और पॉइंट, आखिरी पॉइंट है इस मैच के ऊपर, एंड दैट इज़ कि आप डिफेंड कर रहे हो 130, 2 आपने आउट कर लिए थे पावर प्ले में। मोहम्मद नबी जिन्होंने पिछले मैच में 4 ओवर किए, 7 रन देके 2 आउट करके आपको मैच जितवाया लिटरली। बैटिंग से भी चिप इन किया, आपने बैटिंग भी उनके ऊपर नहीं कराई, और आज एक लो टोटल था, ही वाज़ योर बेस्ट स्पिनर इन द टीम। उनको 14वें ओवर में वो लेके आए बॉलिंग के लिए जब गेम वाज़ डन, और आते ही उन्होंने उसी ओवर में आजम को आउट भी कर दिया। तो ये क्या डिसीजन मेकिंग हो रही है कराची की तरफ? आई थिंक दे हैड ए फियर कि आजम मार ना दे, पर भाई मार देगा तो एक ओवर में 130 रन तो नहीं बनाएगा ना। एक ओवर में 30 रन बना लेगा से ज्यादा, बट यू गिव योरसेल्फ अ चांस, राइट? तो वो क्या लॉजिक आपको नजर आई कि मोहम्मद नबी को इतनी देर होल्ड बैक करने का क्या लॉजिक हो सकता है? देखें, जो लोग मुझे नहीं जानते और अगर हमारा ये शो देख रहे तो उनको लगेगा कि मेरा कोई एजेंडा है वार्नर के अगेंस्ट में। मैंने आई थिंक उसको काफ़ी एक हफ्ते से काइंड ऑफ उसको रियलिटी चेक दे दिया है, तो आई थिंक ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछे तो बेहतर है, लेकिन चले आपने पूछ लिया है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यार, इफ़ योर captain is unsure of how he's going to pick up wickets. I haven't seen the game, so maybe I'm a bit unfair. लेकिन जिस तरह आप लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं मैं उसी को ही यूज़ करके ये पॉइंट का जवाब देना चाहूँगा कि इफ़ योर कैप्टन इज अनश्योर्ड एंड इफ़ ही नीड्स पीपल फ्रॉम आउटसाइड टू टेल हिम व्हाट टू डू, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और knowing the karta dharta of Karachi, maybe the message was sent from outside ke don't expose Nabi in front of Azam as you correctly highlighted, ठीक है ना? बट ये तो वही बात है ना कि हमने भी वो इतना डेटा ड्रिवन अपन हो गए कि हम मैच देखना भूल गए, ठीक है ना? अभी आपने कहा कि आजम was struggling a little bit, ठीक है ना? When someone is struggling, okay, you want to give them that, that bowler that his eyes lit up, okay, he's licking his chops, I cannot wait to target him, and that's when you can get him out, because that's when he might over attack him and induce a false shot. Okay, so that's the sports psychology, right? That's sports psychology 101. Okay, and if Warner, that has played cricket for so many years, doesn't understand that, then it's a problem. So I will lay all those, at the feet of David Warner, because as I said, when you're the captain and the team is doing well, you get all the glory. And when the team is going bad, you gotta man up and take all the blame. एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अब ये तो गेम हो गई थी कंप्लीट, और उसके बाद आगे थोड़ा अगर बढ़ें तो अगर पॉइंट्स टेबल अगर हम देखें अभी तक, तो ये बड़ा क्रूशियल है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो बड़ी कंफर्टेबली टॉप के ऊपर बैठे हैं, और उन्होंने
एक 2 गेमें और जीत लें फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 6 गेम्स दैट आर लेफ्ट, तो ये तो क्वालिफाई कर जाएंगे सीधे और मोस्ट लाइकली टॉप 2 में भी फिनिश करेंगे। फिर लाहौर है जिनको कोई 800 हफ्ते की रेस्ट मिली हुई है, वो मुल्तान में अगला मैच खेलेंगे ट्यूसडे को। बट देन वी हैव कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी और कोयटा, इनके बीच में दौड़ लग रही है। हालांकि मुल्तान भी कम बैक कर सकते हैं, वो भी बॉटम पे, कोई गेम नहीं जीती। कराची और ज़ल्मी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल मतलब आज जो मंडे वाले दिन गेम होने वाली है, दैट इज बिटवीन कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी। और पेशावर ज़ल्मी और कराची के लिए, दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि जो भी ये गेम जीतेगा वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर अपनी पोजीशन बेहतर करेगा और थोड़ा सा गैप मुल्तान सुल्तान से अपना बढ़ा लेगा। तो कराची वाइल प्लेइंग एट होम उनकी आखिरी गेम है और ज़ल्मी को उधर आके खेलना पड़ेगा। तो कराची अगर घर पे ये गेम हार जाता है, आउट ऑफ 5 इफ दे लूज 3 गेम्स एट होम, तो फिर ये ट्रबल कराची के लिए भी हो सकती है। लेकिन अगर ज़ल्मी यहाँ पे हार जाता है, तो उन्होंने 3 में से सिर्फ 1 गेम जीती हुई है और वो फिर 4 में से 3 गेम हार चुके होंगे, तो वो उनके लिए भी ट्रबल होगी। तो वो जो तारिक भाई फेमसली कहते होते थे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, तो इस बीएसएल का मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट गेम ये पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के बीच में होने वाला है। बिकॉज अब से आगे का जो सफर होगा, जो थोड़ी नीचे हैं टीम्स, वो हार अफोर्ड नहीं कर सकती। दे हैव टू मेक श्योर दैट दे विन मोस्ट ऑफ द गेम्स, और ये भी फेवर करें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड उनकी दूसरी अपोजिंग टीम को हराती रहे। तो इस तरह का सिनारियो जो है वो बनने वाला है। तो अब जरा कराची के ऊपर ही रहते हुए साल भाई आपकी तरफ मैं आऊं, तो मैंने ये प्रपोज किया है प्लेइंग 11, मैं थोड़ा रैशनल आपको दे देता हूं एंड देन इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि किस तरह का कॉम्बिनेशन खिला सकते हैं टू टू टॉपल पेशावर ज़ल्मी, जिन्होंने बड़ी अच्छी पिछली गेम खेली थी। मुझे ये लगता है कि मैंने उमर बिन यूसुफ को रखा है 7 बेग की जगह के ऊपर, और इमर्जिंग बॉलर मैं खिलाऊंगा मिर्जा मामून या फिर फवाद अली में से एक, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस दैट आर देयर। अगर तो ग्रास वाली पिच है, फवाद अली को खिला लो। अगर आप समझते हो कि स्पिन एक और हमें ऑप्शन चाहिए, तो फिर आप मिर्जा मामून के साथ आपको जाना पड़ेगा। आपने रखा है इमर्जिंग प्लेयर इन योर टीम, दैट यू हैव टू गो टुवर्ड्स हिम, क्योंकि आपकी बैटिंग में क्वालिटी नहीं है मिडिल ऑर्डर में। एंड द ओनली क्वालिटी बैटर दैट आई सी एट कराची किंग्स, जो कि अभी तक गेम नहीं खेले हैं, वो उमर बिन यूसुफ है। मुझे ऐसा लगता है कि उमर बिन यूसुफ इनको वो स्टेबिलिटी थोड़ी सी दे सकते हैं जो इनके पास अभी नहीं है ना। अभी मैं तो वो मजाक में कह रहा होता हूँ, लेकिन नंबर 4 से इनकी टेल शुरू हो जाती है अभी मेरी नजर में। अगर आप एक क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट खेलोगे ना और आपके 3 ऊपर के उड़ गए, और जैसे अब आज हमने देखा, आप नहीं रन बनाओगे। दैट्स वेयर आई फील दे नीड अनदर क्वालिटी बैटर इन देयर टीम। तो अवेलेबल रिसोर्सेज में से जो क्वालिटी बैटर मुझे लगता है वो उमर बिन यूसुफ है। अब उसको 3 पे खिलाओ या 4 पे खिलाओ। और मोहम्मद नबी को मैंने ऊपर रखा है। आई फील मोहम्मद नबी विल हैव टू बैटर नंबर 5, और इरफान नियाजी और खुशदिल शाह को अब कम बोले दो कि उनको आखिर के 4 ओवर में, जैसे अब्दुल समद आया था ज़ल्मी के लिए, तो उधर आगे वो सिर्फ छक्के मारे, उनको सोचना ना पड़े और कुछ भी। अभी ऐसा है कि वो दोनों ऊपर आते हैं, उनकी वो गेम नहीं है और वो फंस जाते हैं, फिर आउट होके चले जाते हैं। तो दैट्स द बैटिंग कॉम्बिनेशन दैट आई फील दे शुड गो विद। और बॉलिंग इनकी तो फिर भी कदरे बेहतरी कर रही है। तो साल भाई, डू यू एग्री विद इट और वुड यू मेक एनी अदर चेंज इनटू इट? देखें, 2 दिन पहले तक भी मैं यही कह रहा था कि यू नीड अ बोनाफाइड लेग स्पिनर इन द टीम, okay? Because most of our Pakistani batters struggle against good quality leg spin. Even an average leg spinner जो है वो यहाँ पे हमें ट्रबल करता हुआ नजर आता है, क्योंकि अपोजिंग प्लेयर्स तो पाकिस्तानी लोकल प्लेयर्स ही है ना, 70-80%। तो ठीक है ना, तो वो तो एक थियोरेटिकल जो है ना वो रियलिटी है। तो उस लिहाज से तो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि अगर थोड़ा सा ब्रेक है विकेट में, तो यू नीड टू ब्रिंग दिस मामून किड स्ट्रेट अवे, ओके? फवाद अली टू मी डिडंट bowl badly in the first couple of games. I think he just got caught up with the numbers because इमर्जिंग किसी और को इन्होंने खिला देना था, तो मसला वहाँ पे आ रहा था। थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा कि मोहम्मद नबी को मैं नंबर 5 पे नहीं रखूंगा अनलेस के सिचुएशन कॉल्स फॉर इट, जिस तरह आज हुई थी, ठीक है ना? क्योंकि ये नियाजी और खुशदिल शाह, आमिर जमाल में वो क्वालिटी नहीं है कि वो गेम को फिनिश कर सके, ओके? हर रोज जेम्स विन 100 नहीं करेगा, ओके? स्पेशली व्हेन डेविड वार्नर इज आल्सो अ नो शो, ठीक है ना? सो यू आर गोना नीड समबडी ऑफ नबी's कैलिबर एंड एक्सपीरियंस टू क्लोज द गेम आउट फॉर यू, ओके? क्लोज से मुराद सिर्फ चेस करना नहीं होता, बट फिनिश स्ट्रॉन्ग भी होता है if you're setting up the target. Niazi and Khushdil Shah will have to, you cannot
उनको छुपा नहीं सकते आप, और अगर छुपाएंगे तो आप उनको बिजनेस एंड ऑफ द इनिंग्स में छुपा रहे हैं, राइट, कि उनको आप नंबर 6-7 पे रख रहे हैं जहां पे गेम्स आर डिसाइडेड ईदर विच वे, ठीक है ना। तो फॉर मी नबी स्टिल प्लेज एट नंबर 6 or number 7 either, you know, if the situation calls for itself. But like you said, if you need that impetus and if there is an off spinner bowling well like a Bracewell, or I know कल तो जल्मी के साथ गेम है, और फिर उसके बाद आपको गेम फिनिश करने के लिए कोई चाहिए होगा, तो थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। आई डोंट वांट टू एक्सपोज 4 of my top 5 batters in number 1 through 5, especially these 4 for overseas batter, and then leave the game in the hands of Niazi and Khurshid Shah, who don't have the goods to finish out any game. So I think I like the team. I have no problem with this team, especially now that Hassan is also bowling well. So yeah, I think the team looks solid, but I still feel कि Abbas Afridi के you can go without him. I know आज शायद कुछ लोग हमारे पाकिस्तान में उसको आज फिर ऑलराउंडर के टैग दे चुके होंगे। आज मैंने अभी स्कोर चेक किया आपसे बात करते करते कि उन्होंने 24 रन बना दिए हैं भाई। तो अब 24 रन बनाने वाला तो हमारे पास ऑलराउंडर का एक टैग लेके आ जाता है। तो अगेन रिमेंबर ही इज बैटिंग एट नंबर 9 फॉर अ रीजन। ये जहांगीर भाई की टीम है, इज बैटिंग एट नंबर 9 पे ऑलराउंडर्स नहीं बैट कर रहे होते नॉर्मली। तो अगेन आई थिंक इफ यू कैन, अगर इसी तरह की हिट इसी तरह का सरफेस है, तो मे बी यू नीड अ कटर जिस तरह ये कर लेता है और थोड़ी चेंज ऑफ पेस भी कर लेता है, तो आई थिंक दैट्स फाइन। बट इफ द पिच इज कन्वेंशनल देन यू माइट बी एबल टू सेट हिम आउट। आमिर जमाल नीड्स टू स्टेप अप हिज गेम। आई हैव हैड इनफ ऑफ हिम, मैंने उसको बहुत बैक किया है। आई थिंक नाउ इट्स मेक और ब्रेक फॉर हिम। इफ ही डजंट परफॉर्म नाउ देन इट्स नाउ और नेवर फॉर आमिर जमाल। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कह रहा साल भाई, अगर ये फवाद अली को खिलाए ना फॉर एग्जांपल, अगर मतलब मिर्जा मामून के ऊपर इनको ज्यादा कॉन्फिडेंस अगर नहीं भी है, तो फवाद अली को एज एन इमर्जिंग खिला लें और अब्बास अफरीदी और आमिर जमाल में से एक को बिठाएं और जाहिद महमूद को खिला लें अगर आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो टू ब्रिंग दैट लेग स्पिनर इन। तो ऑप्शन इनके पास है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे प्लेइंग विद एन इमर्जिंग बैटर, जबकि इनके पास 2 इमर्जिंग बॉलर्स हैं जो कि जिनमें से एक पहले 2 गेम्स खेल भी चुका है, और बैटिंग में प्रॉब्लम है। पता नहीं ये क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे। दे नीड ए क्लास प्लेयर एट नंबर 3 और 4 जो कि लोकल हो, जो कि इनको थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे, जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट के ऊपर भी उमर बिन यूसुफ खेलते हैं। तो मुझे तो हैरानी होती है कि वो अभी तक एक भी मैच नहीं खेले हैं। और ये इमर्जिंग प्लेयर जो कि बॉलिंग में आप हाइड कर सकते हो इमर्जिंग को, जब क्योंकि आपके पास 6 बॉलर्स हैं, तो यू कैन हाइड हिम। वो 2 ओवर भी करेगा और खुशदिल उसके 2 ओवर कर लेगा, तो यू कैन हाइड हिम। बैटर को कहाँ हाइड कर सकते हो भाई आप 4 के ऊपर भेज रहे हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन व्हाइट बॉल क्रिकेट है नंबर 4, और आप इमर्जिंग को भेज के एक्सपोज कर रहे हो। तो इसलिए आई थिंक बैटिंग ऑर्डर तो मेरे ख्याल में यही होना चाहिए, मतलब बैट्समैन यही खेलने चाहिए, लेकिन ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन बॉलर आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर मिर्जा मामून आप समझते हो कि अच्छे हैं, ब्रिंग हिम इन। इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, हैव फवाद अली एंड अब्बास अफरीदी और आमिर जमाल में से एक को ड्रॉप करके जाहिद को आप ऐड करो टू ब्रिंग मोर वैरायटी इनटू योर अटैक। रोडीवाला भाई, इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग प्लीज गो अहेड। नहीं, मैंने यही पॉइंट आउट करा था, मैं नोट करा था कि आपने मीर हमजा को निकाल के आप लाए हैं ओह यस, इमर्जिंग को, तो वो आपकी कॉन्शियस डिसीजन थी। और मीर हमजा की मतलब कोई स्पेशल बॉलिंग ऐसी नहीं, लेकिन ही इज अ गुड बॉलर। तो आपके ख्याल में वो बिटवीन अब्बास, आमिर एंड मीर, हु यू वुड सिट आउट, व्हिच गाय वुड यू सिट आउट? नहीं, मैंने इनइंटेंशनली थोड़ा सा कर दिया, क्योंकि ये मैंने पहले की 11 बनाई थी, उसमें क्या है, अमीर हमजा हैज डन नथिंग रॉन्ग एट ऑल। तो लेकिन बैटिंग में उमर बिन यूसुफ विल हैव टू प्ले। ये तो मेरे लिए मैं तो अगली 11 उसके बगैर नहीं बनाऊंगा। बॉलिंग में आप जिसको मर्जी खिला लो, वो कंडीशंस ऐसी हैं कि जहां पे हसन भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अब्बास भी अभी रिसेंटली अच्छी बॉलिंग करना शुरू हो गया है, और मैं भी आमिर जमाल की जगह के ऊपर फिर अमीर हमजा को खिला लो, बिकॉज अब्बास को फिर 1 नंबर ऊपर चला जाए, हसन 1 नंबर ऊपर चला जाए, तो वो अमीर हमजा जो है वो आ सकते हैं, और फिर मामून को ही आपको खिलाना पड़ेगा एज ए स्पिनर। ये आप कर सकते हो। मीर हमजा एक्चुअली वी कैन प्ले हेड ऑफ आमिर जमाल इन दिस 11। ये आई एग्री विद यू, आई मिस्ड आउट। इज दैट इट? ठीक है, हाँ, क्योंकि वो फिर आपको लेफ्ट आर्म भी मिल जाता है जो कि इज गुड, और इज अ क्वालिटी लेफ्ट आर्म टू। और बाबर आजकल लेफ्ट आर्म से आउट, लेफ्ट हैंडर से लेफ्ट आर्म से आउट भी हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। 3 मैचों में 3 ऐसे- दफा, तीनों में लेफ्ट आर्म से आउट हुए अभी तक। खुशदिल भी पहला ओवर कर ले शायद, फिर भी वो आउट हो जाए वैसे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो लेफ्ट आर्म चाहिए, वो पेसर हो स्पिनर हो कुछ भी हो। खुशदिल को कराने से पहले आई थिंक आई विल टेल मोहम्मद नमी टू बॉल लेफ्ट आर्म एक्चुअली।
ऐसे ही है, वो उससे भी आउट हो जाएंगे। अच्छा जी, ये तो हमें लगता है कि इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन इनको बनाना चाहिए। बैटिंग आपकी वीक है, स्ट्रेंथन कीजिए, एक क्वालिटी प्लेयर आपके पास बेंच के ऊपर है, उसको लेके आइए और एक अच्छा शो पुट अप कीजिए अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। लेट्स मूव ऑन टू पेशावर ज़ल्मी। उन्होंने ये वाली 11 खिलाई थी पिछले मैच में और क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने। बाबर और साइम तो नहीं चले, लेकिन टीकेसी, मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत, मिच ओवन, अब्दुल समद सब चल दिए भाई एक ही दिन। फिर बॉलिंग भी उनकी उन्होंने चेंजेस किए थे, जो कि लुक वुड को जब हम कह रहे थे कि दोनों लुक वुड और लजारी जो थे दोनों को इकट्ठे खिलाना पड़ेगा तो इम्पैक्ट आएगा बॉलिंग का। एंड देन व्हाट a magnificent bowling spell Ali Raza bowled against Multan Sultan, और आरिफ याकूब had a great game as well. Ali Raza और आरिफ याकूब दोनों वो डिफरेंस मेकर थे इन द लास्ट गेम, जिसकी वजह पेशावर ज़ल्मी ने रिस्ट्रिक्ट किया था मुल्तान सुल्तान को। तो डू यू गाइस थिंक दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट दे हैव, या अकॉर्डिंग टू कराची कंडीशंस दे नीड टू चेंज एनीथिंग? मैं तो यही रखूंगा। अब वो विनिंग है, अभी जीते हैं, पहला मैच जीते हैं, तो आई वुडंट डिस्टर्ब इट। स्पिन का थोड़ा सा है इनके पास। और क्या ऑप्शंस है? सुफियान मुकीम आ सकता है इसमें, लेकिन फिर वो किसको ड्रॉप करेंगे? अल्जारी को ड्रॉप कर सकते हैं, तो 3 ओवरसीज के साथ जाएं। और वो क्योंकि आज जिस तरह की पिच थी उसमें मुझे लगता है कि स्पिन स्पिन हैड कैन प्ले अ बिगर रोल, और सुफियान इज डिसेंट इनफ बॉलर, तो सुफियान को भी खिला सकते हैं आरिफ के साथ। क्यों आरिफ भी अब वो अपने 3 विकेटें ली हैं, उसको भी नहीं ड्रॉप कर सकते, तो वो एक शायद है। बैटिंग तो ऑब्वियसली यू नॉट गोना चेंज दैट, तो बैटिंग तो बहुत सक्सेसफुल थी। वो मुझे सुफियान का है कि सुफियान को अगर किसी तरह फिट इन कर सकते हैं 11 में टू ऐड सम स्पिन, दैट वुड बी नाइस। वरना फिर उनके पास स्पिनर 2 रह जाते हैं, एक साइम है और दूसरा आरिफ, तीसरा सुफियान भी आ जाएगा, तो उनके पास ज्यादा वैरायटी हो जाएगी। जी साल भाई, do you see any changes in this 11? Do you think I personally don't think कि उन्होंने चेंज करना है, ना ही सुफियान मुकीम को वो भी रिसेंट नियर फ्यूचर में कोई गेम देने वाले हैं, क्योंकि आरिफ डिड बॉल रियली वेल और जिसका कॉम्बिनेशन ये बनाया हुआ है इन्होंने, इसमें ये 2 लोकल पाकिस्तानी स्पिनर खिला भी नहीं सकते, क्योंकि इनके पास फास्ट बॉलर फिर कम हो जाएंगे। तो डू यू थिंक दे रियली नीड टू मेक एनी चेंज द वे दे प्लेड इन द लास्ट गेम? नो, अभी मैंने लास्ट सेगमेंट में क्या बात की थी कि हम तो विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ ही जाते हैं, ठीक है ना? और यार क्वाइट फ्रेंकली एवरीबडी प्लेड वेल इन द लास्ट गेम। आई थिंक apart from the 2 superstar openers, all 9 of these guys somehow contributed. Even Alzari actually may have contributed because he took his wristwatch off, if you remember. So my point is that, yeah, I don't think anybody needs to change. They should all play. And look, quality will always stand out. Okay, Yaqub has been bowling very well. Actually, I've been very impressed with him. Even going back to last year, he won a couple of games for Zalmi. But वो हम सब भूल जाते हैं क्योंकि वो superstar player तो है नहीं, ठीक है ना? Haris was my man of the match in the last game, and Mitch Owen is a force to reckon with in world cricket. Whether Australia realizes it or anybody realizes it, this guy is a seriously good player. Okay, Samad showed a lot of promise last game. So yeah, if Simon Babar can join these guys, I think Zalmi can really get on a roll, because look, this is not a great competition league, sadly, because हम देख रहे हैं कि बहुत one sided matches हो रहे हैं, ठीक है ना? So you just need to get your combination right, bank on your strength, and stifle the opposition, and you can just get on a roll. I wouldn't be surprised कि next 10 दिन में Peshawar can scratch out 2 or 3 important wins and go right at the top. हमने लाहौर को देखा, first game के बाद Lahore was done and dusted, right? Everybody was writing them off. They just made one logical change. They brought in Rishad, and now nobody remembers because they haven't played a game for 5 or 6 days. But look, they are also a force to reckon with because they have the right combination now. It's one thing to not deliver, that's another thing. But we can only, as fans, hope that you play the right team and bank on the right guys. So Peshawar, I think, finally has the right combination. And if they can just kind of polish it out and give these guys confidence, I know a lot of people, including myself, have written them off. It's just a sad thing that Sufyan cannot find himself back into the 11. But then again, that's just the luck of the draw.
but yeah, I think Peshawar can seriously take off from here. अच्छा, एक चीज मैं पूछना है साल भाई, अगर ये नंबर्स मैं कितनी बार कह चुका स्पेस में, फ्रॉम नंबर 1 till 7 अगर देखा जाए ना, आई डोंट थिंक एनी अदर टीम मैच देयर फायर पावर इफ यू ओनली टॉक अबाउट द बैटिंग. किसी भी टीम में इंक्लूडिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड, tell me who has better 7 batsmen than Peshawar Zalmi. I don't think personally कि किसी के पास भी impactful फायर पावर के हिसाब से इनसे बेहतर 7 बैटर हैं, जिसमें हाँ हुसैन तलत भी बीच में है, बाबर भी हैं, लेकिन हुसैन तलत ने डोंट फॉरगेट जो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी विद उसके साथ टीकेसी के साथ, दैट वाज वेरी वेरी क्रूशियल एंड दे नीड, जब बाबर जल्दी आउट हो जाते हैं तो दे नीड अनदर बैटर जो कि वो 120 के स्ट्राइक के ऊपर वो खेलना अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव पीपल अराउंड देम जो कि 200 के स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे होंगे. तो लाइक देयर इज अ गेम विद इन अ गेम. तो आपको एक बैटर ऐसा चाहिए नंबर 5 के ऊपर कि जो कोलैप्स को रोके बेसिकली. तो वो उन्होंने अपना काम किया जिसने भी उन्होंने रन बनाए. तो अब कराची की जो सवाल ये पूछना मैं चाह रहा था, ये पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप तो है, पर इनको कंडीशन भी फिर वैसी चाहिए होंगी कि जहां पे इनको वो सूट करे बैटिंग पिच. लेकिन जिस तरह की कराची की पिच ये खेली है, और अगर इसी पिच के ऊपर मैच होता है जैसे पहले जो पिचेस खेली हैं कि नया बॉल थोड़ा बहुत हिलता है, तो डू यू थिंक वो वहां पे कराची का चांस बन सकता है कि अगर वो अर्ली आउट करें, और अगर इसी पिच के ऊपर मैच है तो एक लो स्कोरिंग मैच खेलें वो पेशावर जल्मी के साथ, क्योंकि इनकी बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ नहीं है. देखिए, आपने ये पॉइंट 2-3 दिन से रेस किया हुआ है और आई थिंक हमारी बात नहीं है ज़्यादा उसके ऊपर, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि इफ विथ वन कैवियट, ओके, इफ all of these guys play to their strength and potential, okay, then yes, I agree with you, okay. But can we even say that TKC is going to deliver like he did in the last game? Mohammad Haris, who we don't know which version of Mohammad Haris we'll see consistently, you know, because उन्होंने करके दिखाया है, right? He can get sometimes very complicated, okay. और फिर अगर बाबर और साइम पावर प्ले में, अभी बाबर के रन आ नहीं रहे, साइम के रन आ नहीं रहे, अगर वो थोड़ा सा एंकर रोल में जाते हैं पहले 6 ओवर में और वो एक पार टोटल से कम लगाते हैं, ओके, देन Abdul Samad is just made one debut, one game. No, there is no bigger fan of Abdul Samad than me. You know that, right? But it's just one game. Okay. So, yes, potentially they have the best firepower. But is it going to translate every game after game after game? I have a lot of questions to ask because इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थोड़ा सा ज्यादती हुई है कि उनके जो 2 या 3 मेन प्लेयर्स थे अब वो नहीं आ रहे जो उन्होंने ड्राफ्ट किए थे. इवन देन दे आर विनिंग, सो kudos to them. Short, if you put Short, RVD, or Short or Carey in that Islamabad lineup, I think they can challenge this lineup, you know, basically for consistency and also class. Okay, Peshawar, excuse me, Quetta. If Riley Russo is right, which I don't know if he's ever going to be right because he looks, you know, pretty heavy to me. Okay, अगर वो ठीक हैं, Chapman आ जाते हैं और Allen at the top becomes a firecracker, okay, that could challenge this team as well for just firepower. Now, can they put it all together game after game? Same questions are for every team, right? But yes, potentially they are. But you know, we're banking on guys who historically either not been consistent or are very new to this circuit. अच्छा, वो जो सेकंड पॉइंट था मेरा कि वो जिस तरह की इनकी बैटिंग है, वो कंडीशन जिस तरह की है, जिसके ऊपर आज मैच हुआ था, तो अगर उसी पिच के ऊपर मैच होता है तो डू यू थिंक वो बेस्ट सिचुएशन है कराची के लिए टू प्ले अगेंस्ट देम रादर देन प्ले देम ऑन अ फ्लैट पिच? I think Karachi's bowling is very ordinary. मैं तो ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते से कह रहा हूँ, and some people didn't agree with me. Even will Adam Mill, okay? So I think Karachi needs a bit of help from the surface to keep their bowlers in play. If you put a flat deck, okay, as we saw, first game mein, they scored, Multan scored, this Multan, who cannot buy a run now, okay, scored 235, okay. Rizwan had a big century, right? 60 ball 100, right? First game or second game of the day. I mean, second game of the season, okay. So Karachi will always need help. Yes, if they can get their combination right with the leg spinner in, maybe we can have a discussion, right? But again, that's still same, you know, defensive mindsets. Agar wo jayenge, so they're going to need a lot of, their bowling is going to need a lot of help. Today was the tailor-made wicket for Karachi. You know why? Because they would rather play a 170 score game
than a 220. Okay, because for the 220 game, one of Warner or Vince has to get 100, theoretically speaking, and Seifert has to get a 40 of a 22. Okay, and that's not going to happen every game. So टेलर मेड विकेट्स कराची के लिए यही थी जो कि उनके लिए बनी होनी चाहिए थी कि वेयर देयर bowling is still in play. Hassan Ali with his chocolate eclairs at 132 can be a factor. Okay, so I still feel if you put Karachi on a flat deck, I think they'll struggle. रियल स्ट्रगल जी। अच्छा जी, आप जरा प्रेडिक्शन आप लोगों से ले लेते हैं। रोटी वाला भाई बताएं जी, कल आज यार मैं कल क्यों कह रहा हूँ, आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी जो कि पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट गेम है, कौन जीत रहा है? मैं कहूँगा ज़ल्मी जीत रही है, क्योंकि उनके पास मोमेंटम है, एक मैच जीते हैं, अभी कराची हारा है, और उनके कराची के पास ब्रेक भी नहीं है, और विदिन 24 आवर्स वो फिर से खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज है पेशावर को, तो आई एम प्रेडिक्टिंग पेशावर टू विन। जी साल भाई, an unbiased opinion. How long have you known me? Okay, so listen. Yesterday I picked Karachi to topple Islamabad because Islamabad ka, I don't know which team they're gonna field, and I think they still I think proved me right. But Karachi was so bad, and I was banking on Warner to come to the party. But I think tomorrow I will go with Peshawar. They have too much firepower, as you pointed out. Potentially, they have quality in their bowling now with young kid Raza and Yaqub, doing the job in the middle overs. So for those reasons, I will pick Peshawar. But yeah, Warner has been due. So hopefully tomorrow is the day for Karachi fans. But we'll see. इस बॉलिंग से बेहतर कोई बॉलिंग नहीं मिलने वाली डेविड वार्नर को, अगर उन्होंने भाई साहब ने कुछ रन बनाने हैं तो बनाने हैं तो भाई कल बना लो, क्योंकि उसके बाद फिर आपको वही शाहीन अफरीदी, नसीम शाद एंड ऑल दीज गाइस आपको फेस करना पड़ेंगे, हालांकि वो भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। यार मुझे ऐसा लगता है साल भाई कि अगर तो आज वाली पिच के ऊपर मैच हुआ ना, जिसके ऊपर कल वाली पिच के ऊपर इधर इस्लामाबाद, फिर कराची माइट एक्चुअली विन। लेकिन अगर कोई डिफरेंट पिच हुई, जो कि मुझे उम्मीद है कि हो जाएगी, क्योंकि वार्नर खुश नहीं थे, लेकिन पता नहीं वो रेडी उन्होंने किया है कि दिन में कितनी पिचेस वो रेडी कर सकते हैं क्यूरेटर्स, क्योंकि पहली पिच के ऊपर उन्होंने 3 मैच या 2 मैचेस खेले थे, तो शायद इसके ऊपर भी 2 से 3 खेलने होंगे उन्होंने। तो अगर इसी पिच के ऊपर मैच होता है तो देन आई थिंक कराची किंग्स विल हैव एन एडवांटेज, क्योंकि इस बैटिंग लाइनअप को थोड़ी सी कंडीशंस चाहिए होंगी, क्योंकि बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, साइम के रन नहीं आ रहे, जिस तरह हसन अली आउट कर रहे हैं, तो वो फिर प्रेशर डालेगा इनके मिडिल ऑर्डर के ऊपर, क्योंकि ये एक ही तरीके से खेलने वाले हैं, चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसी पिच के ऊपर मैच होगा, तो आई थिंक कराची माइट हैव एन एडवांटेज ओवर पेशावर ज़ल्मी टुमारो। अच्छा जी, ये रखते हैं शो आप आज का यहाँ तक ही। डिटेल में हमने दोनों ही मैचेस को डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, और शुक्रिया अदा करते हैं साल भाई का भी और रोटी वाला भाई का भी, जो कि खुश बड़े हैं रोटी वाला भाई। चलें, खुशी खत्म हो जाएगी, लाहौर पहुंचे जरा, तो फिर आपकी खुशियां जो है ना हम चकनाचूर करेंगे। खैर यही तक जी, शुरू रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।